गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर वेल फाइन। मौज मस्ती कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ और साथ के साथ पढ़ भी रहे होंगे। ओके, घर में आ जाता है, कोई वाटर पार्क में घूम रहा होगा, है नहीं, कोई स्विमिंग पूल में जंप कर रहा होगा, कोई गांव के जोड़ में ही ड्रॉप कर रहा होगा। ऐसा ऐसा होता है ना जी सीन। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एडोमेनिया वेयर लर्निंग बिगेन्स और फिजिक्स का लेसन नंबर 10 जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशन क्लास 9th का। ओके, तो आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में क्या होता है और आज हम उसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी, न्यूमेरिकली कितना होता है। जैसे एक्सेलरेशन 5, 10 ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा सा रिमाइंड करें। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या पढ़ा था कि जो अर्थ है ना, प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से जब जब वो नीचे आता है जैसे जैसे उस पर लगने वाला फोर्स बढ़ता रहता है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो वेलोसिटी चेंज होने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन आता है। ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? इट इज द acceleration, it is the acceleration produced in a body due to the gravitational force of the earth, due to the gravitational force of the earth। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी, इट इज डिनोटेड बाय जी। स्पेशल सिंबल है इसके लिए भी, स्मॉल जी से इसको डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? 8th चैप्टर में पढ़ा, 9th में भी यूज किया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस एक्सेलरेशन की यूनिट भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करें कि वैल्यू न्यूमेरिकली कितनी होगी, वो निकालना है हमने। तो उसके लिए मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है? एनी ऑब्जेक्ट। सेंटर से जो इसकी दूरी है मान लीजिए डी, कितनी है? डी, क्योंकि सेंटर की तरफ खींचती है ना, तो डी ले ली डिस्टेंस। कितनी ले ली? डी डिस्टेंस। ओके, तो अब क्या लिखेंगे? बोलो? फोर्स ऑफ, पहले तो यही लिख लीजिए, कंसीडर, फिर लिख देंगे कंसीडर अर्थ बी अ perfect sphere of radius r। परफेक्ट स्फीयर है कितनी रेडियस का? मान लो कैपिटल R का, ठीक है, रेडियस R एंड मास कैपिटल M। मास क्या मान लिया? कैपिटल M। लेट एन ऑब्जेक्ट of mass small m is at a height, mass is at a height
d from center of earth, from center of earth। ये जो हमने पिक्चर बनाई उसका थ्योरेटिकल लिख लिया, क्या क्या हमने माना है। ओके, इसका ऑब्जेक्ट जो इसका मास स्मॉल m है और इसका कैपिटल M है। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद अब लिखें वो बात, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज, दैट इज F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है d स्क्वायर, तो ये फोर्स हो जाएगा। ओके, अब क्या, लेट G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, एक्सेलरेशन है तो देन ये मान लो इक्वेशन 1, F क्या होता है जी, न्यूटन का सेकंड लॉ m इंटू में a। अब इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है तो मास इसका m है और एक्सेलरेशन कितना है इसका, स्मॉल g है, F बराबर ma, तो mg हो जाएगा यहाँ पर। ये इक्वेशन बन गई आपकी 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये भी फोर्स दोनों को इक्वल रख देंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, नेक्स्ट में क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, mg इज इक्वल टू g m अपॉन में d स्क्वेयर। ये मिल गया है, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, तो g रह गया यहाँ पर क्या, g m अपॉन में d स्क्वेयर, g m अपॉन में d स्क्वेयर। तो ये किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस ऑब्जेक्ट के लिए, जो अर्थ के सरफेस से d डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से कितने ऊंचे हैं, d डिस्टेंस ऊंचे हैं। अब जनरली जो हम बात करते हैं अर्थ के सरफेस के नियर करते हैं, अर्थ के सरफेस के नियर करते हैं, तो इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए तो क्या लिख देंगे, इफ द ऑब्जेक्ट लाइज नियर द surface of earth, near the surface of earth, then d है जो d that is approx equal to r, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल बन जाएगा। देन d की जगह क्या रख देंगे, r, तो g क्या हो जाएगा, g m अपॉन r स्क्वायर। ये अर्थ के लिए वैल्यू आ गई है जब ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। देखिए जो ये लास्ट वाली बात है ना, नियर द सरफेस क्यों लेना पड़ा है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो अर्थ के ऊपर जाने पर हाइट पे वेरिएशन आती है उसमें, यानी कि घटती है। इसीलिए ये 11th में डिटेल में पढ़ेंगे जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होती है। इसीलिए जो ये वैल्यू निकाली है हमने, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या है ये वैल्यू है जो कहां पर आई है, ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, तो जी की वैल्यू क्या आ गई है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन से एक और बात क्लियर हो गई है कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास था स्मॉल एम, वो एक्सप्रेशन में आ ही नहीं रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे इंडिपेंडेंट है। समझ में आ रही बात क्या, चाहे आप चींटी गिराएं चाहे आप हाथी को गिराएं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। जी
क्योंकि उसके मास के इंडिपेंडेंट है ना, वहां पर रोल प्ले करता है जी, ध्यान रखें, एयर रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है कुछ बात? दो डिफरेंट स्टोन्स हैं, एक इतना बड़ा है, एक छुटकू सा है, तो दोनों का एक्सेलरेशन 9.8 ही होगा। समझ में आ रही कुछ बात? आप बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए एक कागज ही ले लीजिए, ठीक है, एक बार वो स्क्वायर शीट की फॉर्म में और एक बार क्रम्पल किया हुआ आपने। क्रम्पल का मतलब गेंद सी बनाई हुई है, उसकी गेंद पहले चली जाती है और वो कागज ऐसे 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 करता हुआ नीचे देर से जाता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन 9.8 नहीं है, उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा, वो शेप पे डिपेंड कर गया ना, वो शेप ऐसी होने से स्क्वायर, उस पर नीचे से एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है। एयर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, उस पर ज्यादा लग रहा है, दैट्स व्हाई ही गोज डाउन स्लोली। इसका मतलब ये नहीं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा, नो, ये एक्सप्रेशन से क्लियर है। जी में जिस भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते हैं उसके मास का कोई रोल नहीं है। ये तो जैसे मान लीजिए अर्थ के बजाय हम मून पे चले जाएं, मार्स पे चले जाएं, सन पे चले जाएं, तब तो अलग होगा, क्योंकि तब एम बदलेगा। डी के आर, सभी प्लैनेट्स का साइज अलग अलग है, आर अलग अलग है, एम अलग अलग है, तब उनके लिए जी की वैल्यू अलग अलग होगी। क्लियर है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक्सप्रेशन आया है gm/r², यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हम फॉल कर रहे हैं उसके मास का उसमें कोई रोल नहीं है। ये बात ध्यान रखें जी, वो एयर रेजिस्टेंस की वजह से होता है। समझ में आई बात? अगर वैक्यूम हो, ध्यान रखें वैक्यूम, तो या हम ऐसा कर दें कि वो अमेरिका में देखा भी होगा आपने, वो सेंटर सा बनाया हो जिसमें ग्रेविटी फ्री भी महसूस करते हैं, या वैक्यूम चैम्बर है, उसके अंदर दोनों सेम रेट से आएंगे जी, बिल्कुल, चाहे हाथी चाहे चींटी है। अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, एयर रेजिस्टेंस जहां पर नहीं है, तो हाथी भी और चींटी भी एक ही टाइम में दोनों सेम उसमें टाइम में नीचे आ लेंगे जी। ये बात आप ध्यान रखें, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ये क्लियर है यहाँ से कि जो भी हम ऑब्जेक्ट फॉल कर रहे हैं उसके मास के इंडिपेंडेंट है जी, चाहे हम चींटी गिराएं चाहे हाथी गिराएं, वैक्यूम में तो सेम टाइम में ही आएंगे। और यहां पर भी विदाउट वैक्यूम है जैसे, तो एक्सेलरेशन सेम होगा, एयर रेजिस्टेंस अलग अलग होगा दोनों पर। क्लियर ये बात? अब वैल्यू आपको पता है, तो जी का जो एक्सप्रेशन आया है gm/r²। अब जी की वैल्यू पता है आपको क्या होती है, 6.67 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, मास ऑफ अर्थ 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 ही ले लो, या 6 ले लो खाली, इतने किलोग्राम। और जो रेडियस है अर्थ की 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर, 6400 किलोमीटर है जी अर्थ की रेडियस। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें तो जी की वैल्यू निकल आएगी। जी है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 डिवाइड बाई 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं ये बता रखा है पहले। पावर्स को ऐड करें, 10 के ऊपर जाकर कितने हो जाएगा, -6 17। तो ये वैल्यू जो सोल्व करके आएगी ये अप्रोक्स आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इसका भी स्क्वायर है, सॉरी आर का स्क्वायर है ना, तो इनको 6 दूनी 12 और ये 11 23 हो जाएगा, ये 24 है। ओके, देखो पहले इसमें जो 10 वाले हैं ना इसका ऐसे सोल्व करते हैं। 6.67 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय 6 लिख लिया, डिवाइड बाय 6.4, इनको तो कर लो अलग, ठीक है। अब 10 की पावर इधर कितनी है, -11, नीचे 6 का स्क्वायर है तो 12 जाकर ऊपर कितनी होगी, -12, और 6 की कितना बन गया, 24। ये पावर्स ये बन जाएगा 23, तो 10 की पावर -23 और 10 की पावर 24, 24 में से 23 गया, 1 बच गया, यानी कि मल्टीप्लाई बाय ये सारा कितना रह जाएगा,
10 की पावर 1 का मतलब मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लें, 10 से गुणा कर दें, ये आपका आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। नियर द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द अर्थ। अब थोड़ा सा जिक्र क्या हुआ आपके में जो बुक में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कैसे चेंज होता है, ठीक है। पहला तो है, मैं ज्यादा बता रहा हूं आपके में शेप की वजह से दिया हुआ ओनली, हाइट की वजह से कैसे चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस आप ये याद रखें, विद इंक्रीज इन हाइट, एच बढ़ने से, एच के बढ़ने से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी वो घटता है। क्या होता है? घटता है। पहले तो बस ये याद रखें। एक है डेप्थ है, डेप्थ का मतलब अर्थ के अंदर चले जाएं तो जो विद इंक्रीज इन डेप्थ, विद इंक्रीज इन डेप्थ। अब सेंटर के नजदीक जाते चले जाएंगे ना तो उतना ही छोटा डिस्टेंस होता चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो जी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि उतना ही छोटा स्फीयर होता चला जाएगा। अरे कुछ सुन में आ रहा है? तो एक जो ये वेरिएशन है आपके में ये लिखी हुई है कि जो अर्थ के डिफरेंट सरफेस पर, क्यों है ऐसा? क्योंकि अर्थ है जो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। जो अर्थ की शेप है थोड़ी सी ऐसे है। ये कौन सी शेप है? इलिप्टिकल शेप। तो ये तो है इसकी मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। समझ में आई ये बात है? तो ये जो मेजर एक्सिस है कौन सी है? मेजर एक्सिस। और ये कौन सी है? माइनर एक्सिस। तो ये है रेडियस हो जाएगी मेजर एक्सिस के लिए, ये आर एम, या इसको इक्वेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर, आर ई, और दिस इज आर पी। दिस इज पोल। यहाँ पर नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये इक्वेटर वाली लाइन है। कौन सी है? इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर रेडियस है आर ई वो बड़ी होती है पोलर से, लगभग 32 किलोमीटर। कितने का डिफरेंस होता है? लगभग 32 किलोमीटर बड़ी होती है जो इक्वेटर वाली रेडियस है अर्थ की। इसे अब जी में क्या आया फार्मूला? इक्वेटर के लिए लिखेंगे तो क्या? जी एम अपॉन इक्वेटर की रेडियस लेंगे, और पोल के लिए लिखेंगे तो जी एम डिवाइड बाय आर पी का स्क्वायर, पोल का स्क्वायर। अब आर ई बड़ा है, नीचे बड़ा है तो ये छोटी हो जाएगी ना वैल्यू। इसका मतलब जी की वैल्यू जो पोल पे है वो बड़ी होती है किससे? इक्वेटर से। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे अर्थ के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी। ये सिग्निफाई ये कर रहा है। तो ऐसे जो अर्थ की शेप है दैट इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, जो ओवल शेप या अंडाकार जिसको एलिप्स भी बोलते हैं, उसकी वजह से होने से जो इक्वेटर रेडियस है वो बड़ी होती है अप्रोक्स 32 किलोमीटर एज कंपेयर टू पोलर रेडियस। इसीलिए पोल्स पर जो जी की वैल्यू है वो ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है, जो जी है वो लोकेशन पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन पे डिपेंड भी करता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे। अगर पोल पे है तो जी की वैल्यू वहाँ ज़्यादा, इक्वेटर पे कम। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अब, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द फ्री फॉल। कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कैसे मोशन, क्योंकि अब ये तो बात पता चल गया कि एक्सेलरेटेड मोशन है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने चैप्टर नंबर 8 में 3 इक्वेशन पढ़ी थी। वो थी जनरली v बराबर u प्लस में at, जिसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एक पढ़ी थी s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर डिस्टेंस टाइम, और लास्ट वाली थी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो अब हमने पढ़ना है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ
ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है उसके अंडर में जो वेरियस ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे कैसे मूव करते हैं। देखिए जो पेपर ऑफ शीट का इसके नीचे एक बॉक्स सा बनाया हुआ है उसमें भी दिया हुआ है ये बात कि जो शीट लें एक और एक क्रम्पल करके तो क्रम्पल वाला नीचे जाएगा, तो बताया एयर रेजिस्टेंस की वजह से हो, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। एक्सेलरेशन सभी का 9.8 ही होगा। तो इसके लिए गैलीलियो ने, जो इटालियन में थे वहां पर, इटली के साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने इसका लीनिंग टावर ऑफ पीसा का नाम भी दे रखा है। वहां से वेरियस काइंड के ऑब्जेक्ट्स को गिरा गिरा करके ये प्रूव भी किया कि एक्सेलरेशन सेम होता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही। जो टाइम डिले होता है, जो ऑब्जेक्ट्स कुछ देर से आते हैं कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें जी की वैल्यू हमने निकाल दी, यानी कि वो भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी किसकी थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो हमारा काम बन गया। तो कैसे मॉडिफाई हो जाएंगी? ए की जगह जी आ जाएगा, v बराबर u प्लस में जी टी, ए की जगह क्या रख दो बस जी टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर और v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g's। तो इस तरीके से इस केस में ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएंगी फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो अब जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल निकाले थे, अब ऐसे ही क्या आगे हैं इसके न्यूमेरिकल आगे हैं। तो इसमें भी मैं कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों, वो ध्यान रखना है। ओके, तो v बराबर u प्लस जी टी के लिए अब यहाँ पर साइन कन्वेंशंस देखे ध्यान से। जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, ध्यान रखें डाउनवर्ड, तो g आपने पॉजिटिव लेना है। g क्या लेना है? पॉजिटिव, क्योंकि जो अर्थ है वो सेंटर की तरफ खींचती है। g क्या लेना है? पॉजिटिव। बात सुन में आई? देख ले ध्यान से, इनको मैं रफ कर रहा हूं तो सिंपल सा चेंज हुआ है ना। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंकेंगे? ऊपर, तो g की वैल्यू क्या ली जाएगी? नेगेटिव। समझ में आई बात? ये बस की पॉइंट बस ये ध्यान रख लो, हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट v इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका तो मैक्सिमम ऊंचे तक जाकर फिर नीचे आएगा ना, वहां पर v 0 होती है। अब इसमें कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्या कोई ऐसा केस पॉसिबल है जब वेलोसिटी 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? तो वही तो केस है ये। हाईएस्ट पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर v तो 0 हो जाती है और एक्सेलरेशन होता है g के बराबर। किसके बराबर होता है? g के बराबर। तो v 0 क्यों हो जाती है ये बताया था। जो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है और अर्थ नीचे फोर्स लगा रही, वो वहां पर दोनों बैलेंस हो जाते हैं न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो नेट फोर्स हाईएस्ट पॉइंट पर 0 हो जाता है, इसीलिए वेलोसिटी 0 हो गई है। कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी 0 रेस्ट में आ जाती। कहने का मतलब कुछ नैनो सेकेंड के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में आ जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर v 0 लेंगे, g ऊपर है तो नेगेटिव, डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, और इनिशियली फेंका आपने तो वहां पर u 0, जैसे मान लीजिए स्टोन फेंका है तो u 0 ले लेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, ये पता होना चाहिए आपको। ओके, तो अब यही स्टडी करना है कि कैसे वेरियस पैरामीटर्स हैं हम न्यूमेरिकल्स की मदद से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन। तो फ्यू न्यूमेरिकल्स वी विल स्टडी। ओके, टाइम देख लेते हैं एक बार, 25 मिनट्स। तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से।
एक अपने पास से न्यूमेरिकल देख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट सपोज इज थ्रोन विद, या ऐसे लिखना, यही लिख लें, विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से फेंका गया? 5 मीटर पर सेकेंड। पहला निकालना क्या है, फाइंड हाइट अटेंड, HEIGHT, हाइट अटेंड। क्या निकालनी है आपने? हाइट अटेंड, और सेकंड टाइम टेकन। क्या निकालना है? टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड तक पहुंचने में। तो सॉल्यूशन देखेंगे, बिल्कुल आसान। तो किस वेलोसिटी के साथ फेंका गया? तो हेयर यहाँ लिख देंगे, दैट इज u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन दैट इज g के बराबर हो जाएगा माइनस, सपोज हम g को यहाँ पर 10 ले रहे हैं, g को लिख दिया है, क्या ले लीजिए? 10 ले लीजिए। तो g कितना हो जाएगा? अब ऊपर की तरफ है, क्या ध्यान रखें, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने h निकालना है। क्या निकालना है? h। ओके, तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ जी, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो अब लिख लेंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट v 0 होता है जी, v क्या होता है? 0। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। क्या होता है? 2gs। तो वी हैव टू फाइंड आउट s। ओके, ये बातें ध्यान रखें। तो इसको इरेज करने के बाद देखें कैसे सोल्व करेंगे। तो s हो जाएगा यहाँ से v0 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू में g -10, माइनस से माइनस कैंसल, तो 25 का स्क्वायर ये 1.25 मीटर। तो हाइट अटेंड कितनी आ गई है? हाइट दैट इज इक्वल टू 1.25 मीटर। कितने ऊंचे जाएगा? 1.25। और नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है? टाइम। तो एक साइड का v बराबर क्या होता है? u प्लस में gt, तो v0 u5 g -10 इंटू में t। तो यहाँ पर आ जाएगा 10t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 5/10 सेकेंड। तो ये एक साइड का टाइम हो गया ऊपर जाने का। तो पूरा टाइम कितना हो जाएगा? 2 से और गुणा कर देंगे इसको, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 5/10, तो 1 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा अर्थ पर आने में? 1 सेकेंड। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल था, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल, आसान सा। इन बातों का ध्यान रखना, हाईएस्ट पॉइंट पर v0, g को नेगेटिव कब लेना है, g को पॉजिटिव कब लेना है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे और भी अच्छे अच्छे इसके न्यूमेरिकल, और रेस्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। जो समझ में नहीं आया है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है, कैसा लगा है वो भी बताना है। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट पार्ट ऑफ लेसन के साथ। इसी के साथ टेक केयर, जय हिंद।